ध्यान से सुनते रहें। चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत की कल्पना 20वीं सदी के प्रारंभ में सन 1904 में दो अमेरिकी विद्वान चैम्बरलिन मोल्टन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है ना। इसका मूल उद्देश्य न्यार के सिद्धांत से हटकर सौरमंडल की पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी नई विचारधारा प्रस्तुत करना था। क्या था? नई विचारधारा को बताना था। जो उससे पहले जो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी या लैपलास की न्यारिका परिकल्पना थी, ठीक है ना, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, या नवतारा जो सिद्धांत था उसको भी उन्होंने नकार के नई मतलब अपनी हाइपोथेसिस या अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। इनका मूल उद्देश्य न्याय का सिद्धांत से हटकर सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी नई विचारधारा प्रस्तुत करना रहा। ठीक है ना। ये जो पुराने जो मतलब आपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो क्या है, गलत है या पूर्ण रूप से सही नहीं है, उसमें संशोधन करके या नया सिद्धांत उन्होंने मतलब प्रस्तुत किया पूरे विश्व के सामने। ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि जो मूल पिंड है सूर्य को उत्तप्त या वायव्य न होकर मानकर सरफेस यानी ठंडा या ठोस कणों का माना गया है। ये सूर्य है, ठीक है। सभी उन्होंने क्या बताया कि सूर्य क्या था, एक तप्त गोला था, लेकिन इन्होंने क्या बताया, ये ठंडा और कैसा था, ठोस कणों वाला माना गया है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में घूमते हुए सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा। ठीक है ना। ये जो तारा है ये इससे मतलब सूरज के निकट से गुजर रहा है, तो उसकी सतह पर ज्वार आने से उसका कुछ पदार्थ तारे की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है ना। किसकी सतह पर? सूर्य की सतह पर क्या आया, ज्वार आया, और ज्वार आने से कुछ पदार्थ क्या हुआ, उस तारे की तरफ क्या हुआ, आकर्षित हुआ। यह पदार्थ दोनों तारों ने सूर्य एवं तारा के मध्य ब्रह्मांड में दूर तक ग्रहणों के रूप में बिखर गया। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ये किस प्रकार से बिखर गया। ठीक है ना। क्योंकि सूर्य में विस्फोट क्या थी, सूर्य में विस्फोटक प्रकृति थी, इसी से उसका भाग विदीर्ण हो गया और इसी से इस सिद्धांत का नाम ग्रहाणु सिद्धांत रखा गया। और क्या नाम रखा गया? ग्रहाणु सिद्धांत रखा गया। ठीक है ना। तारे के दूर चले जाने के पश्चात ग्रहाणु आपस में टकराकर वो घर्षण से उष्ण होते चले गए। ठीक है ना। इसमें देखिए ये जो तारा है ये यहाँ से चला, मतलब दूर से कहीं आ रहा होगा, धीमे धीमे सूर्य के पास से निकला, और जैसे ही पास से निकला तो इसमें ज्वारीय ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने से यहाँ से सूर्य से पदार्थ तारे की ओर आकर्षित हुआ, और ये तारा क्या है, आगे निकल गया। लेकिन ये जो पदार्थ है या ये जो कण है या ये जो ग्रह हैं, इनमें क्या हुआ, ये आपस में टकराने लगे, घर्षण होने लगा और टकराने लगे। इनके नाभिक केंद्र आपस में केंद्रीय भाग के निकट एकत्रित हो गए और इसी बात केंद्रीय पदार्थ का भार एवं ताप में वृद्धि हुई। ठीक है ना। इस आकर्षण विधि से एकत्रित पदार्थों के अनुसार छोटे छोटे ग्रह, छोटे और बड़े ग्रह बने और शेष बचे ग्रहाणुओं से उपग्रह बने। ग्रह उनके उपग्रह एक ही समय में बने हैं। मतलब इनका क्या कहना है कि जब ग्रहों का निर्माण हुआ है इस पदार्थ से, तभी उपग्रहों का ही निर्माण हुआ है। ठीक है ना। जब ग्रहों का निर्माण हुआ है तभी उपग्रहों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है। इस सिद्धांत में कुछ बातों को आधुनिक तत्वों से मेल खाता हुआ माना गया है, अतः ज्वारीय सिद्धांत से पहले तक इसको मान्यता प्राप्त हुई। इस सिद्धांत के पक्ष की मुख्य बातें क्या क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। क्या कौन सी है? इसमें ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के पदार्थ से ही हुई है, जिसे सही माना जाता है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया कि एक तारा यहाँ से गुजर रहा था, तारा और सूर्य पर क्या हुआ, ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने से कुछ पदार्थ इसकी तरफ आकर्षित हुआ, तो वो पदार्थ कौन सा था, वो सूरज का ही पदार्थ था। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, सूर्य के पदार्थ से हुआ है। इसमें सूर्य के कुछ पदार्थ निकलकर ग्रहणों के रूप में ब्रह्मांड में फैलने से ग्रह बनने की बात कही गई है, इसे भी सत्य माना गया है, जो कि पुराने उसमें भी बताया गया था। पुरानी जो वायव्य राशि परिकल्पना में कांट ने भी बताया है और लैपलास महोदय ने भी बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी, मंगल और शुक्र, शनि, जितने भी ग्रह हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, सूर्य की पदार्थ से ही हुआ है। ठीक है। अब सौरमंडल के ग्रह उपग्रह पदार्थ सूर्य का मात्र 1/700वां भाग ही है। समझ रहे हो कि जितना बड़ा सूरज है उसके अलावा जो सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह उनको सबको मिला दिया जाए तो वो कितना बैठता है, सूर्य का 1/700वां भाग। ठीक है। ऐसे पदार्थ दूर तक बिखरने से ही सौरमंडल का विस्तार दूर तक फैल सका। ठीक है। वायुमंडल के विकास एवं उसके विविध गैसों के निर्माण की बात पर भी सिद्धांत में प्रकाश डाला गया है, क्योंकि एकत्रित होने वाली भारी ग्रहाणुओं के समूह ने वायु या गैस के अणुओं को भी आकर्षित किया होगा,
इसी भांति ज्वालामुखी आग की क्रिया से भी बाद में वायुमंडल का स्वरूप संशोधित होता रहा होगा। तो वायुमंडल में परिवर्तन किससे हुआ है? एक तो पृथ्वी की गति से हुआ है, दूसरा ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है, अनेक प्रकार के जो टेम्परेचर पृथ्वी पर आया है उससे भी वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत क्या बोलता है? एक तो सूर्य से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है और सभी ग्रहों को एक साथ, ग्रहों का उपग्रहों का सभी का निर्माण एक साथ हुआ है। जितने भी ग्रह और उपग्रह इनको अगर मिला दिया जाए तो उसका 1/700वां भाग सूरज का, ठीक है ना, सूरज का 1/700 भाग सभी को मिला करके बनता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें मतलब हम इस सिद्धांत में बताई गई है। बात करते हैं इसकी आलोचना। अब इसकी आलोचना किस आधार पर की जा सकती है? इस सिद्धांत में पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण काल से ही ठोस माना गया है, समझ लो। इस सिद्धांत में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों को निर्माण काल से ही, जब उनका निर्माण हुआ तभी उनको मतलब ठोस माना गया है। यह सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी प्रारंभ में लंबे समय तक अवश्य द्रव या गढ़े द्रव की भांति रही होगी। इसका आज भी प्रमाण लावा उद्गार एवं ज्वालामुखी विस्फोट एवं उद्गार के रूप में मिलता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से ज्वाला निकल के आती है, मतलब लावा निकल के आता है, ठीक है ना। और वो जब लावा निकल के आता है तो वो क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो इस सिद्धांत में क्या बोला गया है कि पृथ्वी और सभी ग्रह कैसे हैं? ठोस है। तो ये क्या है? एक तरह से गलत है। दूसरी बात, जेफरे के अनुसार ग्रहणों टकराने से उष्ण गैसें वाष्प बन सकती हैं एवं आपस में मिल सकती हैं, किंतु उनके टकराने से विशाल ग्रह बन जाए यह बात मान्य नहीं की जा सकती, ठीक है ना। क्या है? ग्रहणों टकराने से उष्ण गैसें वाष्प बन सकती हैं और आपस में मिल सकती हैं, किंतु उनके टकराने से विशाल ग्रह बन जाए यह बात मान्य नहीं की जा सकती, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसी बात ही छोटी सी सर्पिल न्यारका से इतने विशाल सौर परिवार की रचना होना असंभव है। मतलब छोटा सा पदार्थ निकला सूरज में से और उसमें से क्या हो गया? इतना विशाल सौर मंडल हुआ है, उसका निर्माण हो गया, ये असंभव है। उन्होंने ये भी बताया कि मूल पिंड यानी सूर्य से अलग हुए थोड़े से पदार्थ गैस में बाष्प के घनीभूत होने तक उनके ग्रहणों में टूट कर ग्रहों का बन जाना कल्पनातीत प्रतीत होता है। मतलब एक सिर्फ क्या है, ये एक कल्पना ही है कि इस प्रकार का उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये क्या है? एक कोरी कल्पना है। लेविन के अनुसार जब ग्रहणु लचीले पदार्थ के नहीं थे तो ऐसे पदार्थ का आपस में सामान्य संगठन भी संभव नहीं है, ठीक है ना। अतः इनसे ग्रहों के बनने की कल्पना करना भ्रमपूर्ण है। इस तथ्य को स्वयं चैम्बरलेन व बोल्टन ने भी स्वीकार किया है, ठीक है ना। क्या है? इस तथ्य को चैम्बरलेन और बोल्टन ने भी स्वीकार किया है कि ग्रहणों के लचीले पदार्थ होने की वजह से वे संगठित नहीं हो सकते और उनसे ग्रह नहीं बन सकते। अगला है, ग्रहणों टकराने से उनके गर्म होने की बात तो समझ में आती है, किंतु कोणीय संवेग एवं एक ही दिशा में सभी ग्रहों की कीली का झुकाव एवं घूमने की परिक्रमा का मार्ग इससे स्पष्ट नहीं होता है। आपने देखा होगा जब हमने सौरमंडल का एक मतलब चित्र दिखाया था आपको एक पीपीटी में, उसमें क्या है कि सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब मतलब कोई पदार्थ टूटे और टूटने के बाद में क्या है, सभी एक ही दिशा में घूमे। कोई पदार्थ किधर जाएगा, कोई पदार्थ किधर जाएगा और उनका मार्ग भी अलग अलग होगा। तो ये भी मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसके आधार पर इनकी आलोचना की गई है। सूर्य के निकट से गुजरे तारे का मार्ग वृत्ताकार माना गया है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड अंडाकार या लंबे दीर्घवृत्तीय मार्ग से परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तो एक मतलब उन्होंने क्या बताया है कि वृत्ताकार मार्ग से वो तारा निकल रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में या तो आकाशीय पिंड अंडाकार या लंबे दीर्घवृत्तीय मार्ग से परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी बार परिक्रमा करती है, तो वो कैसे करती है? लंबे जो अंडाकार या लंबे दीर्घवृत्तीय मार्ग से परिक्रमा करती है। महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के वर्तमान दशा में उपग्रहों के कोणीय संवेग और उनकी उत्पत्ति के विषय में भी यह सिद्धांत क्या है? अस्पष्ट है, ठीक है ना। यह परिकल्पना नक्षत्रों के बनने से तो स्पष्ट करती है, परंतु सूर्य और नक्षत्रों के बीच कोणीय गति के वितरण को स्पष्ट नहीं करती है कि किस आधार पर मतलब सूर्य और नक्षत्र है ना, जो भी नक्षत्र मतलब ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उनका कोणीय गति, ठीक है, किस प्रकार से है उसके वितरण को स्पष्ट नहीं करती है, इसलिए इसको अमान्य किया जाता है। ये थे इसके आलोचनाएं। फिर उसके बाद में प्रोफेसर होयल एवं लिटलटन का जो सिद्धांत है उसका नाम है नवतारा या नोवा तारा सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में होते हैं द नोवा स्टार थ्योरी ऑफ होयल एंड लिटलटन, ठीक है ना। ये ब्रिटेन के दो गणितज्ञ थे
और द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पश्चात यानी 1945 में ब्रह्मांड में सौरमंडल की उत्पत्ति विकास पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और वो किसमें किए थे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति नामक उनकी पुस्तक, उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम रखा उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और उसमें उन्होंने नोवा तारा सिद्धांत प्रस्तुत किया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार की संरचना सौरमंडल के ग्रहों के पदार्थों की है, उसमें भारी पदार्थ यानी 98% एवं मात्र 2% ही हल्के पदार्थ है। मतलब क्या है, 98% क्या है, भारी पदार्थ है, और 2% क्या है, हल्के पदार्थ है। पृथ्वी पर भी 98.5% भारी पदार्थ, समझ रहे हो, कौन कौन से? ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये पृथ्वी पर कितने हैं? 98.5%। उसमें कौन कौन सा है? ऑक्सीजन है, लोहा है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, ये सब पाए जाते हैं। हल्के पदार्थों में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य गैसें हैं। शोध द्वारा यह भी ज्ञात किया जा चुका है कि यदि हाइड्रोजन व अन्य हल्की गैसों को बहुत ऊंचे तापमान यानी करोड़ डिग्री तक गर्म किया जा सके तो वह भारी पदार्थ यानी ऑक्सीजन एवं अन्य तत्वों में बदलने लगती है। समझ रहे हो, यदि हाइड्रोजन को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाएगी? ऑक्सीजन में बदल जाएगी। जब हल्के पदार्थ करोड़ों डिग्री तापमान पर गर्म होंगे तब ही वे ब्रह्मांड में अनोखी स्थिति पैदा होगी, अर्थात बहुत ही गर्म एवं अति विशेष चमकने वाले समूह का जन्म होगा। इसे ही इन विद्वानों ने सुपरनोवा कहा है। क्या कहा है? सुपरनोवा कहा है। ब्रह्मांड में प्रतिवर्ष ऐसे 25 से 20 तारे बनते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते देखे जा सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में प्रतिवर्ष टकराने से या टेम्परेचर ज्यादा होने से, तापमान अधिक होने से क्या होता है कि इस प्रकार के 15 से 20 तारे बनते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते भी देखे जा सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के सुदूर क्षेत्र में भी 200-300 वर्ष बाद ऐसे सुपरनोवा के बनने की कल्पना की जा सकती है। समझ रहे हो, सुपरनोवा बनने की कल्पना की जा सकती है। विसर्पाकार केव न्यारका, कौन सी? विसर्पाकार केव न्यारका ने खोजे एक सुपरनोवा की तरह का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ रहे हो, जो उन्होंने मतलब एक केव न्यारका मतलब खोजी है, उसमें भी क्या है, तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से 30,000 गुना, कितना? उसका प्रकाश कैसा है? सूर्य के प्रकाश से 30,000 गुना अधिक है। यह सुपरनोवा आकार में पृथ्वी से मात्र 2-3 गुना बड़ा ही है। ये कौन सा सुपरनोवा है? केव न्यारिका। ठीक है ना। लिटल के अनुसार कोई तारा अभिनव तारा उस समय ही बनता है जबकि उसमें जलने योग्य आवश्यक तत्व हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाए। क्या समाप्त हो जाए? हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाए। हाइड्रोजन के जलने से ही हीलियम गैस बनती है और जो ऊष्मा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन के अत्यधिक तापमान पर जलने से ही भारी तत्वों की उत्पत्ति होती है। ऐसे हाइड्रोजन के अत्यधिक तापमान पर जलने पर, ठीक है ना, भारी तत्वों की उत्पत्ति होती है। जब कोई तारा अत्यधिक जलकर अपनी हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु सिकुड़ना पड़ता है। ठीक है ना। ये देखो, फर्स्ट ये क्या है, साथी तारा सुपरनोवा का विस्फोट हुआ यहाँ पर, ये सूरज है। ठीक है, नाभिक केंद्र बना, ये सूरज है। ये सब सारी चीजें क्या हो रही हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रही है, सिकुड़ रही हैं। ठीक है ना। और ये इस प्रकार से ये सब क्या है, ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं। ये देखो, ये सूरज हो गया, ये बुध हो गया, ये मंगल हो गया, पृथ्वी हो गई, बृहस्पति हो गई, ये शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, कुबेर हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो, ये टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भारी तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। वो किस वजह से हो रही है कि हाइड्रोजन का अत्यधिक तापमान पर जलने से उसमें हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, और खत्म होने से वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। संकुचन में उसे ऊष्मा बढ़ती है। लगातार संकुचन से उसके केंद्र की ऊर्जा कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। यही उस तारे की अभिनव अवस्था है। समझ रहे हो, यही उस तारे की क्या है, अभिनव अवस्था है। इस अभिनव तारे से भारी तत्वों में बाहर फेंकने के बाद उसके केंद्र में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो सूर्य से भी कई गुना होता है। इसे नोवा तारा कहा जाता है। ठीक है, दिव्य प्रकाश। ये देखो, ये जो इसके बीच में दिख रहा है, बीच में मतलब ब्लैक के अंदर, इसमें भी ब्लैक के अंदर दिख रहा है। क्या होता है कि संकुचन से उसमें क्या होता है, ऊष्मा बढ़ती है। जब वो हाइड्रोजन को अत्यधिक जो है, जब कोई तारा अत्यधिक जलकर अपनी हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है, ठीक है ना, क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है। और हाइड्रोजन कैसे समाप्त होता है, अत्यधिक तापमान पर जलने से हाइड्रोजन समाप्त होता है या कम होता है। तो उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। इसमें उस तारे में
या उस ग्रह में क्या होता है, संकुचन होता है, और संकुचन होने से क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, और यही उस तारे का अभिनव अवस्था होती है। क्या होती है, अभिनव अवस्था होती है। और इस अभिनव तारे से भारी तत्वों को बाहर फेंकने के बाद उसके केंद्र में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है ना। क्या होता है, जब वो अभिनव अवस्था में आ जाता है तो इस अभिनव तारे से भारी तत्वों को बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है ना। भारी तत्वों में हमने बताया था कौन कौन से भारी तत्व होते हैं। ऑक्सीजन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है, और भी तत्व होते हैं। तो उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में क्या, दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो सूर्य से भी कई गुना होता है। इसे क्या कहते हैं, हम नोवा तारा कहते हैं। इनके अनुसार उन्होंने क्या बताया है, इसी तरह का एक सुपरनोवा तारा हमारे सूर्य के साथ, समझ रहे हो, इसी प्रकार का एक सुपरनोवा तारा हमारे सूर्य के साथ क्या हुआ, युग्म तारे यानी बाइनरी स्टार की तरह उस समय घूम रहा था। ठीक है ना। एक ये घूम रहा है सूरज, और एक ये तारा घूम रहा है। ठीक है। तो मतलब क्या है, उसके साथ में, सूरज के साथ में बाइनरी स्टार, क्या बोला उसको, बाइनरी स्टार की तरह उस समय घूम रहा था। तब उसकी सूर्य से दूरी उतनी रही होगी वर्तमान में जितनी सूर्य व बृहस्पति की है। समझ रहे हो, वर्तमान में जितनी सूर्य बृहस्पति की दूरी है उतनी उस समय उस तारे की दूरी रही होगी। सूर्य के सभी तारे में हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस निरंतर इकट्ठी होती गई। यह तारा विशेष उष्ण था, अतः इसमें भारी आणविक विस्फोट हुआ। ये देखो, ये विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से क्या हुआ, अतः भारी आणविक विस्फोट की क्रियाएं भी हुई। वर्तमान में भी ऐसी विस्फोट की क्रियाओं को सामान्य माना जाता है। ठीक है ना। ऐसी विस्फोट से साथ ही तारे का बहुत सा पदार्थ फैलता गया। ये देखो, ये पदार्थ फैला हुआ है। फिर उसके बाद में यह पदार्थ एक दिशा में अधिक एवं दूसरी दिशा में कम फैला। ठीक है। ये देखो, एक दिशा में ये अधिक फैला है और दूसरी दिशा में ये क्या है, कम फैला है। ठीक है। इसका भाग, एक भाग सूर्य की ओर फैला और दूसरा भाग, यही पदार्थ सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में आकर उसके चक्कर लगाने लगा। है ना। क्या है, इसका एक भाग सूर्य की ओर फैला और यही पदार्थ सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में आकर उसके चक्कर लगाने लगा। ऐसा पदार्थ हल्का व भारी दोनों दशा में था, और धीमे धीमे यही पदार्थ संगठित होकर विशाल आकार के समूह में बदल गया। ठीक है ना। यही पदार्थ क्या हो गया, ये विशाल आकार के समूह में बदल गया। और बदलने से क्या हुआ, इसी से छोटे बड़े ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। इसी पदार्थ से क्या हुआ, छोटे बड़े, ये दो, ये सब छोटे बड़े ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं किस पदार्थ से हुई, ये जो विस्फोट हुआ, विस्फोट से होने से क्या हुआ, ये पदार्थ फैलने लगा। फैलने से फिर क्या हुआ, जो सूरज की जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके साथ में उसका कॉम्बिनेशन बढ़ाया, और उसके साथ में क्या है, सूर्य के साथ घूमने लगा, और घूमने से फिर धीमे धीमे सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ने से छोटे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है। ऐसे नव तारा यानी सुपरनोवा से हल्के व भारी दोनों ही पदार्थ बाहर फेंके गए थे। अतः ग्रहों में भी दोनों ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है ना। दोनों में क्या पाए जाते हैं, जो भी मतलब ग्रह हैं उनमें दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। भारी पदार्थ भी पाया जाता है और हल्का पदार्थ भी पाया जाता है। वर्तमान में सौरमंडल की विशेषताओं का अध्ययन से स्पष्ट कई बातें के पक्ष में की जाती हैं। पहला क्या है, वर्तमान में ग्रह पर ग्रहों में हल्के व भारी दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया। नवतारे में भी ऐसे पदार्थ देखे गए हैं। जो नोवा तारा हुआ है उसमें भी ऐसे पदार्थ देखे हैं। अंतरिक्ष में भी आज भी ऐसे नवतारे पाए जाते हैं। नवतारा विशेष तेज गति से घूम रहा था, अतः ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग इसे सिद्ध हो जाता है। अतः ग्रहों के छोटे बड़े होना, बहुत विशाल प्रदेश में विस्तार एवं सूर्य की का एक छोटा हिस्सा होने की बात भी स्पष्ट हो जाती है। हीलियम व हाइड्रोजन गैसें सुपरनोवा में बहुत ही गर्म हो जाने से भारी पदार्थ में बदल सकती हैं। ये भी इन्होंने मतलब इस बात की पुष्टि हुई है। अब इस पर इनकी आलोचना भी होती है। आलोचना क्या है, इस सिद्धांत के मतलब ग्रहों व उपग्रहों की व्यवस्था एवं उसकी संख्या का सही सही आधार नहीं मिल पाता। अब देखो, अब इन्होंने बताया था कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और उन्होंने आलोचना कर में बता रहे हैं कि सही सही मतलब नहीं बताया कितने ग्रह बने और कितने उपग्रह बने इनके, उन्होंने अपने सिद्धांत में। दूसरा क्या बताया, शनि व बृहस्पति के उपग्रहों की आकृति में विशेष अंतर भी है। ठीक है ना। इसमें कोई आधार नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद में क्या है, इस सिद्धांत की अनेक बातें वास्तविक यानी यथार्थ से ऊपर उठकर कल्पना में उड़ान की बातें दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक नियमों के आधार पर भी ग्रहों उपग्रहों की अनेक जटिल बातों व विशेषताओं को यह सिद्धांत समझाने में असमर्थ है। यह सिद्धांत सौरमंडल के अन्य ग्रहों व उपग्रहों की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं करता है।
इस सिद्धांत से ग्रहों व उपग्रहों में गति का उत्पन्न होना भी स्पष्ट नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो इसकी सिद्धांत की आलोचना के करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब बात करते हैं अगली जो थ्योरी है वो है ओटो शिमिट की। क्या है उस थ्योरी का? नाम है ओटो जे शिमिट, जो रूसी नक्षत्र वेत्ता थे। मतलब क्या थे ये? नक्षत्र शास्त्र मतलब अध्ययन करते थे। इन्होंने 1945 में ही अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में शिमिट के सिद्धांत को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है ना? क्या हुई है? पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई है। इसमें ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण में ऐसे पदार्थों की व्यवस्था को आधार माना गया जो कि आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या है? ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण में ऐसे पदार्थों की व्यवस्था को आधार माना गया है जो कि आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो आज ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। ऐसे पदार्थों की उत्पत्ति कम अधिक होते रहने का भी ज्ञान वैज्ञानिकों को पर्याप्त हो चुका है। शिमिट ने जिस धूल व गैस के बादल की कल्पना की वह आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। देखो, पदार्थ भी पाया जाता है, गैस भी पाई जाती है, धूल भी पाई जाती है, एवं उनका विकास सुपरनोवा जैसे तारों से फेंके गए पदार्थों से होता है। यानी जैसे सुपरनोवा हुआ तो एकदम विस्फोट हुआ, तो विस्फोट द्वारा जो भी पदार्थ फेंके गए हैं उसके द्वारा ही उनका निर्माण यानी ब्रह्मांड का निर्माण होता है या हुआ है। ठीक है? इसमें ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण में ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति एवं कम अधिक होते रहने का ज्ञान भी वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है। शिमिट ने जिस धूल कण गैस के बादल की कल्पना की वो आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, एवं उसका विकास सुपरनोवा जैसे तारों से फेंके हुए पदार्थ से होता रहता है। ठीक है ना? उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में प्रारंभ में अन्य नक्षत्रों या तारों की भांति सूर्य भी एक नक्षत्र की भांति ही था, यानी तारा था। सूर्य भी एक तारे की भांति ही था। इस सूर्य ने ब्रह्मांड में फैले हुए धूल व गैसों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। सूर्य में क्या है? गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, आकर्षण शक्ति पाई जाती है। तो ब्रह्मांड में जो धूल के कण फैले हुए थे, है ना, या गैसें फैली हुई थी, उसने क्या किया? अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। संभवतः कुछ अरब वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व नहीं, करोड़ वर्ष पूर्व नहीं, अरब वर्ष पूर्व हमारा यह सूर्य भी ऐसे ब्रह्मांडीय क्षेत्र से गुजरा हो जहाँ के तब ऐसे धूल व गैस का समूह अधिक रहा हो। मतलब सूरज ऐसी जगह से गुजरा जहाँ पर धूल व गैस की मात्रा ज्यादा थी, या धूल व गैस के कणों की मात्रा ज्यादा थी। वो कहाँ पर थी? ब्रह्मांड में थी। ठीक है ना? इस प्रकार से एकत्रित धूल व गैसों का समूह एक विशाल बादल की भांति सूर्य के चारों ओर फैल गया। ठीक है? शिमिट ने इसकी आकृति मोटी प्लेट जैसी बताई है। कैसी बताई है? मोटी प्लेट जैसी बताई है। इसे हम अधिक चौड़े एवं खाली विशाल रबर ट्यूब की भांति मान सकते हैं। बादल सूर्य की आकर्षण शक्ति से सूर्य का चक्कर लगाने लगा। इसमें ऐसे धूल के कण लचीले नहीं, ठीक है ना, नॉन इलास्टिक थे, जबकि गैस के कण लचीले यानी इलास्टिक थे। अतः इन कणों की गति में चाल व मार्ग में भिन्नता रही। धूल के कणों अधिक भारी होने से शीघ्र नाभिक स्थलों पर एकत्रित होकर विशेष दिशा में घूमने लगे, और ऐसे धूल के कणों को एकत्रित स्वरूप को शिमिट ने धीरे धीरे बड़ी प्लेट की भांति माना। ये देखो प्लेटें बता रहा है इस प्रकार। ये छोटे क्या बोलते हैं, इस प्लेट में पहले छोटे ग्रह बने और ये छोटे या क्षुद्र ग्रह उसी दिशा में घूमने लगे जिस दिशा में प्लेट घूम रही थी। सूर्य की निरंतर परिक्रमा लगाते हुए अन्य क्षुद्र ग्रहों ने आकर्षण द्वारा निकट के ग्रहों को भी अपनी ओर आकर्षित किया, और धूल के कणों की प्राप्ति के अनुसार इन ग्रहों का अपना आकार छोटा या बड़ा बना। ठीक है? और धीमे धीमे इसी से ग्रहों के आकार भी छोटे बड़े बने, और इनके भ्रमण मार्ग में भी समयानुसार ग्रहों की आकृति, धूल के कण और गैसों की प्राप्ति व अन्य बातों के प्रभाव से सुधार होता रहा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये जो उनकी जो ग्रहों की आकृति है या उनका जो घूमने का वो है परिक्रमण मार्ग है, वो क्या है? धीमे धीमे बदलता रहा है। गैस के बचे हुए कण भी ऐसे ही ग्रहों के आपस में इकट्ठे होते गए, और उपग्रहों की उत्पत्ति ग्रहों से व्यवस्थित होने से पश्चात बने धूल के कणों को पुनः क्षुद्र पिंडों में एकत्रित होने से हुई। इनका आकार बहुत छोटा एवं स्थित मुख्य ग्रहों के पास में ही रही, अतः यह सूर्य के स्थान पर ग्रहों को चक्कर लगाने लगे। मतलब छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और उपग्रह, ये सब क्या है? सूर्य के मतलब आकर्षण क्षेत्र में रहे, और उसकी वजह से क्या है? सूर्य का चक्कर लगाने
लगे यह चक्कर आज भी लगा रहे हैं। इस सिद्धांत में होयल व लिटलटन की कुछ सुधारवादी खोजों को भी अपनाया गया है एवं उसकी कुछ आलोचनाओं से बचने का प्रयास भी किया गया है। किसकी? होयल और लिटलटन ने जो नोवा तारा सिद्धांत दिया था उसमें कुछ सुधार किया गया है और कुछ आलोचनाओं से बचा गया है। यह सिद्धांत वर्तमान में अन्य सिद्धांत से अधिक मान्य है। ठीक है ना? क्या है ये? जो वर्तमान में जितने भी सिद्धांत हैं उनसे अधिक ज़्यादा मान्यता इसको प्राप्त है। यद्यपि इसमें अस्पष्टताएं, कमियां, अनियमित बातें दिखाई देती हैं, फिर भी ओटो सिमट के तर्क एवं तथ्य सभी को आधार रूप में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित माना जाता है। अब इस सिद्धांत को किस प्रकार से वो कर सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अनेक प्रकार के कणों में आपस में टकराने से गति मध्यम वर्ती अथवा औसत परिणाम प्राप्त किया होगा। इसलिए ग्रहों का परिक्रमण या परिक्रमा मार्ग प्राय गोलाकार हो गया। कणों की ऐसी गति से 3 स्थितियां स्पष्ट देखी जाती हैं। कैसा? ग्रह एक ही कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं, ये एक ही दिशा में चलते हैं, समस्त ग्रहों के अक्ष सूर्य के साथ 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट का वो सेंटेंस है कि समस्त ग्रह क्या है कि अक्ष, समस्त ग्रहों के अक्ष सूर्य के साथ 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। स्मिथ महोदय ने रोसे के सीमा सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रोसे लिमिट द्वारा भी इसे समझाया गया है। स्मिथ के अनुसार छोटे छोटे कणों को अधिक आकर्षित कर बढ़ते हुए शनि के अधिक निकट जिस समय एक उपग्रह आ गया होगा तभी वह छिन्न भिन्न होकर वलय के रूप में आ गया होगा। जैसे हमने सभी ग्रह नॉर्मल है लेकिन सभी ग्रह नॉर्मल है लेकिन शनि ग्रह जो हमने देखा था उसमें क्या है? वलय पाया जाता है। कैसा? वलय पाया जाता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि छोटे छोटे कणों को अधिक आकर्षित कर बढ़ते हुए शनि के अधिक निकट जिस समय एक उपग्रह आ गया होगा तभी वह छिन्न भिन्न होकर वलय के रूप में, ठीक है ना, वलय के रूप में शनि के साथ में जुड़ गया होगा। इसकी सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। आलोचना में क्या बताया गया है? सबसे पहली आलोचना यह है कि धूल व गैस के बादल या समूह किस बात सूर्य के निकट एकत्रित हो गए वह सूर्य के चारों ओर छा गए, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दूसरा क्या है? सूर्य के निकट गैस व धूल के बादल एकत्रित होने की बात का प्रमाण क्यों नहीं मिलता? उस समय कौन सी विशेष शक्ति से सूर्य ने यम जैसे दूर के गैस व धूल के कणों को अपनी ओर खींचा होगा? आकर्षण शक्ति इतनी कैसे होगी कि जो सबसे लास्ट का जो ग्रह है उसमें भी मतलब आकर्षण शक्ति सूर्य से मतलब प्रभावित हुई होगी। ठीक है। तीसरा क्या है? स्वयं गैस व धूल के कणों का यह संपूर्ण समूह किसी विधि से विकसित होकर कब तक किस अवस्था में रहा या शांत बना रहा, ये भी उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया गया। अब देखो सबसे नीचे क्या दे रखा है। वैसे ऋग्वेद में भी शांत परमेश्वर से ही सृष्टि का विकास माना गया है। किससे? शांत परमेश्वर से ही सृष्टि का विकास माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि सृष्टि की रचना किससे हुई है? 3 लोगों ने मिलकर की है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने, है ना। तो उसको ऋग्वेद में बताया गया है कि शांत परमेश्वर से सृष्टि का विकास माना गया है। यह भी एक विचित्र संयोग ही है, मतलब इस पर अधिक शोध की आवश्यकता